बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत सब के लिए में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर कैसर महबूब शेख। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं उनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते और वो गिन भी नहीं सकते। तो इन सारी नेमतों में से कुछ नेमतें ऐसी हैं जो बहुत ही माइन्यूट या बहुत कम मिकदार में हमारे जिस्म में हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा है। वो नैनोग्राम्स में होती हैं और 1 ग्राम का 1 अरबवां हिस्सा नैनोग्राम है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी वाइटल चीज़ें हैं, लेकिन जिस्म के इतने ज़्यादा काम वो हार्मोन्स करते हैं जिसका हमें अभी इदराक नहीं है। इसके लिए आज हमने दावत दी है एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, जो कि इन हार्मोन्स को डील करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं, डॉक्टर अनीबा सैयद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर अनीबा सैयद लाहौर जिना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज गुजरांवाला हमारी खुशकिस्मती कि वो एक लेक्चर के लिए आई हुई थी, तो हमने उनसे टाइम लिया और आज हम कुछ एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके गले में एक स्वेलिंग सी होती है, सोज होती है, जिसको गिलड़ कहते हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा होता है, हत्ता कि कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको कैसे पता करें कि वो क्या है। बेसिकली उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसकी वो स्वेलिंग होती है। तो थायराइड ग्लैंड की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या होता है, मैं डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थायराइड ग्लैंड और गिलड़ की बीमारी हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पिछले कुछ अरसे से इसके केसेस में हमने देखा है कि इजाफा भी हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो थायराइड है वो एक तितली की शक्ल का एक ऑर्गन है जो कि हर इंसान के गले के आगे मौजूद है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर साहब हैं, चाहे जो भी बंदा है, वो लेके पैदा हुआ है। अब उसमें ये है कि आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो वो गाड़ी चलेगी। वो पेट्रोल जो हमारे जिस्म का बनाता है वो ये थायराइड है। ये कुछ लोगों में डिफरेंट वजूहात की वजह से कुछ में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है, उसके और मसाइल आते हैं। कुछ में वो काम करना छोड़ जाता है, जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा वो नहीं चलेगी, बस यही समझ लीजिए। तो अल्लाह पाक ने इसको इस तरह की एक चीज़ बना के हमारे जिस्म में दी है कि वो पूरे जिस्म में सर से लेके पैर तक हर चीज़ में एक पावर, एक पेट्रोल, एक एनर्जी देता है, जिसकी वजह से जिस्म के सारे काम अपने रूटीन के मुताबिक चलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थायराइड सुबह के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और सारे दिन की जो मसरूफियात हैं वो थायराइड की वजह से काम करती हैं। अब थायराइड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 किस्म की प्रॉब्लम है, या तो ये ज़्यादा काम करना शुरू कर सकता है या कम काम करता है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि अगर ये कम काम कर रहा हो, क्योंकि आयोडीन बेस्ड चीज़ें हैं, अगर हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी हो और जो हमारे इलाके जहाँ पर आयोडीन की कमी है वहाँ ये गिलड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके मतलब बताएं कि हाइपो और हाइपोथायराइड में क्या फ़र्क है। जैसे आपने बताया हाइपोथायराइड उन लोगों का होगा जिनका थायराइड कम काम कर रहा है, जितना उसको काम करना चाहिए या तो नहीं कर रहा है या बहुत कम काम कर रहा है। अमूमी तौर पर इन लोगों में कुछ खास हमारे पास सिम्टम्स आते हैं या साइंस आते हैं जिनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है रिपोर्टों से पहले कि इस शख्स को या इस खातून को थायराइड का मसला हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो वज़न का बढ़ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि मरीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा ना खा रहे हो लेकिन वज़न बढ़ता है, जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ ठीक ना होना, ख़वातीन में माहवारी के मसाइल आ जाना, औलाद का ना होना, कई दफ़ा उसमें एट द बैक ऑफ द वो प्रॉब्लम हमारे पास सिर्फ थायराइड का चल रहा होता है, सर के बाल गिर जाना, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे थे। फिर उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, जैसे दिल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और ये तो बेसिकली ये अगर किसी चीज़ में, किसी बंदे में या बच्चे में या किसी खातून में इस तरह की एक कैफियत नज़र आ रही हो, एनर्जी नहीं है, उठने का दिल नहीं कर रहा, हड्डियाँ पट्टे हर वक्त दर्द कर रहे हैं, सो 1 मिनट को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है थायराइड कम काम कर रहा हो, हाइपोथायराइड हो, तो मुआलिज से रुजू करें। उसके बरक्स कुछ लोगों में
تھائرائڈ بہت ایک دو وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جب بنتا ہے تو بالکل اپوزٹ اگر آپ دیکھ لیں تو ان لوگوں میں وزن جلدی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, ماہواری کے مسئلے یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں, حمل کا مسئلہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے, سر کے بال گر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی آپ دیکھیں تو آنکھیں سائز میں بڑی بھی ہو جاتی ہیں اور باہر کی طرف بھی آ جاتی ہیں. یہ بھی تھائرائڈ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں گھور کے دیکھ رہا ہے, وہ کئی دفعہ وہ گھور کے نہیں دیکھ رہے ہوتے, بیماری اس قسم کی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو غدود جو ہے وہ اپنی سائز میں بھی زیادہ کام کرتے کرتے, جیسے باڈی بلڈرز کے مسل بڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ کو معالج سے رجوع کر کے اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے, باقی کی بات بعد میں پھر. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اب بتائیے کہ اس میں کچھ ٹیسٹ جو کرواتے ہیں ہم روٹین میں, وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ضرور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے. خون میں ہم تھائرائڈ کے ہارمون دیکھتے ہیں, TSH ہے, T3 ہے, T4 ہے, جن کے فری لیولز موسٹلی دیکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ان کے معاون چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم اینٹی باڈیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, اور ان رپورٹوں کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مریض کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا اسکین کروانا ہے یا آگے کس طرح چلنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ فرض کریں ایک پیشنٹ کا TSH بڑھا ہوا ہے اور T3 T4 کم ہے, تو وہ ہم ہائپوتھائرائڈ کہتے ہیں. جی بالکل. تو اس کا علاج کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں, ہائپوتھائرائڈ ایک بہت ہی آسانی سے علاج اس کا ممکن ہے. جو چیز کم ہے وہ آپ نے جسم میں دے دینی ہے. وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب وہ ہم دوائیوں کے نام تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تھائرائڈ ہارمون ہی جو گولیوں کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے وہ خاص طریقے سے اور وزن کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو دے گا. وہ آپ نے روز لینا ہوتا ہے, روزانہ خالی پیٹ صبح ناشتے سے کچھ گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کبھی زندگی میں ہائپوتھائرائڈ کا مریض چھوڑے گا نہیں دوائی اپنی. ٹھیک بات. اور یہی جو اگر زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب زیادہ کام کرنا شروع کر دے پھر ہمارے پاس 2-3 آپشن آ جاتے ہیں. ہم اس کو گولیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دو طرح کی گولیاں, جن میں سے مختلف زندگی کے سٹیجز کے اوپر مختلف یوز ہوتی ہیں. جی. اس کے علاوہ آپریشن ایک ضرور آپشن ہے, لیکن جس ٹائم پہ ہارمون خراب ہے اس ٹائم پہ آپریشن نہیں ہوتا, بعد میں ہوتا ہے. اور پھر ایک ریڈیو ایکٹیو قطرے ہوتے ہیں جو کہ پلا کے اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. سو جب تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہو تو آپ کے پاس تینوں آپشنز ہوتے ہیں, ہر ایک کا کچھ فوائد کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں تھائرائڈ اسکین کا بھی کوئی رول ہے؟ جو تھائرائڈ, جن لوگوں کا تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, ہائپر والے جو ہوتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی یہ لازم و ملزوم ہے کرانا. ہائپو تھائرائڈ یا جن کا تھائرائڈ نارمل ہے ان میں اسکین کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کینسر کا پتہ پھر کیسے چلتا ہے؟ کینسر کی کچھ علامات ہوتی ہیں. دیکھیے, کینسر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موسٹلی 90% آف دا ٹائم کینسر کے مریضوں کے تھائرائڈ ہارمون کا ٹیسٹ نارمل آتا ہے. وہ ہائپر یا ہائپو نہیں ہوتا. ہائپو آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رسک کم ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے گلے میں گلٹیاں ہوتی ہیں, الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی خطرناک فائنڈنگ مل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو FNAC یا سوئی والا ٹیسٹ کہا جاتا ہے وہ کروائیں تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہے ہمارے پاس کینسر کا کوئی عنصر ہے یا نہیں. عنصر ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, یہ تو تھائرائڈ کی بات ہو گئی. ایک بڑا کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بچیاں یا لیڈیز جو ہیں وہ اکثر لیزر کروانے چلی جاتی ہیں کہ منہ پہ بال بڑے آ گئے ہیں. جی جی بالکل. اور وہ موٹاپے کا بھی شکار ہوتی ہیں. اکثر کی شادی ہوتی ہے تو بچے نہیں ہوتے, ماہواری بھی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس کو میرا خیال ہم PCOS کہتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کے متعلق کچھ بتائیں. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے اس وقت ٹچ کیا ہے. پالیسسٹک کہہ لیں, PCOS کہہ لیں, کچھ لوگوں کو پانی والی تھیلیاں بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس حد تک زیادہ ہو چکا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر 3 سے 4 خواتین بیٹھی ہیں تو بیچ میں سے ایک کو پالیسسٹک ہوگا. ضرور. تو اب یہ پالیسسٹک بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں ہارمونز کا کچھ, خواتین کے ہارمونز کا کچھ اس قسم کا امبیلنس ہے کہ کچھ حد تک جو نارمل مردانہ ہارمون ہر فیمیل کی باڈی میں موجود ہوتا ہے وہ مقدار سے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اس کے بیسک میکانزم میں انسولین ریزسٹنس آتی ہے.
पेशेंट की माहवारी 15 दिन 2 महीने 3 महीने लेट होती जाती है, कई लोगों को 6-6 8-8 महीने भी लेट होते, साथ वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म पे मुंह पे बाल और सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न में लाइफस्टाइल और मोटापा मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने को तो समझे कि जान बनाओ, और हमारे शहर में तो माशाल्लाह हर वक्त हम जान ही बनाते रहते हैं, खाना ही खाते रहते हैं। तो उन लेडीज़ के लिए यही पैगाम है कि वो खाना इत्दाल से खाएं, वॉक करें और अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये PCOS डायग्नोज ज़ाहिर है, उनका हार्मोन लेवल आप करवाएंगे, उनका अल्ट्रासाउंड होगा, तो फ़र्ज़ करें एक पेशेंट डायग्नोज हो गया, तो अब फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट में ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक गोल्डन बात इसके अंदर है, वो ये है कि वजन कम करना। हाँ जी, सही बात, बिल्कुल। इससे बड़ी चीज़ पॉलीसिस्टिक में असर करने वाली मौजूद नहीं है। ठीक बात है। उसके अलावा बाकी टेबलेट्स आ जाती हैं, उनमें हार्मोन वाली दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और उनमें दूसरी दवाई वो मौजूद है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देगी और पीरियड्स को वैसे रेगुलर करेगी। फिर साथ में आप एडजंक्ट के तौर पर वो दवाइयाँ भी दे सकते हैं जो कि वजन कम करने में मदद देगी। देखा ये गया है कि अगर कोई भी एक खातून या जिसको पॉलीसिस्टिक है, उस लड़की को वो 5 से 7% अपना वजन कम कर ले तो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाते हैं हार्मोन्स। तो उसमें अब ये है कि बेसिकली तो वजन कम करना है, डाइट अपनी सेट करनी है, और मेरा ख्याल है कि मेटफॉर्मिन का भी रोल है, जैसे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो दवाई काम करती है वो बिल्कुल मेटफॉर्मिन है, जो ग्लूकोफेज के नाम से जैसे आपने बताया। और मैंने देखा है कि पहली चीज जो पहली बात कही भी जाती है, और फार्मेसी पे भी लोग कह देते हैं अरे आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन बात यह है कि इसके जो नीचे मैकेनिज्म पीछे चल रहा है वो शुगर के साथ का ही है, उसी का भाई बहन है, और वो उसी को ही हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को अटैक करना होता है, जिसमें ग्लूकोफेज बहुत अच्छी तरह काम करता है। हाँ जी, वो जाके देखें, इंसुलिन जिस्म में काम नहीं करेगी तो फिर हम उसको काम करवाने के लिए ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन उसका नाम है, वो हम देते हैं ताकि फिर उसकी शुगर, और फर्दर इसको शुगर भी हो सकती है ये PCOS वालों को। PCOS वालों को बहुत कुछ हो सकता है, उनकी हड्डियां एट रिस्क में है, उनको शुगर होने का रिस्क है, मोटापा अपनी जगह है, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क है, ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा सकते हैं, ये सारे रिस्क मौजूद हैं जिसको भी पॉलीसिस्टिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह लोग अब चेक कराने शुरू हो गए हैं, शुक्र है, वरना पहले तो कोई नहीं कराता था। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से जब रिपोर्ट कराते हैं ना तो वो बहुत बड़े होते हैं, कईयों की फैमिलियों में भी ट्राइग्लिसराइड जो है ना, फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है वो बेसिकली आजकल बड़ा कॉमन है, और शायद उसकी वजह हमारी डाइट भी है, लाइफस्टाइल है। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना अमूमी तौर पे उन लोगों में भी देखा जा रहा है जिनका वज़न नॉर्मल है। सो अब बात यह है कि एक पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल की जब आप बात करते हैं तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल की आप कह लें कई किस्में हैं, LDL है, IDL है, ट्राइग्लिसराइड जैसे आप कह रहे हैं वो है, VLDL है, HDL है। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल की किस्में हैं और इन सबको ही देखना पड़ेगा, जिनमें से सबसे आप कह लें LDL हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मरीज़ आ जाते हैं, कुछ वो हैं जिन्होंने खुद अपनी कुछ ना कुछ तो जीन्स लेके पैदा हुए, लेकिन साथ में खुराक ऐसी रखी, अनहेल्दी खाया, मुरगन ज़्यादा, तली हुई चीज़ें ज़्यादा, और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और बैठे टीवी देखते रहे बस, और अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही अपना सेहत ख़राब कर ली, और इन लोगों को ये है कि अब फिर टेस्ट करवा के पता चल गया, या खुदा न खास्ता कोई हार्ट का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, फिर पता चला। दूसरी तरफ जो आपने बात की फेमिलियल वाले वो पेशेंट्स होते हैं जो कि ये एक जीन्स के अंदर ऐसी चेंज होती है उनमें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, या तो वो जिस्म उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा होता या वो बन बहुत ज़्यादा रहा होता है। मीन्स खानदानी, ये वो जीन्स लेके पैदा हुए हैं, बचपन में ही ज़्यादा होते हैं, ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स इसलिए होते हैं कि बचपन से ही दिल अटैक में होता है। एक बात इनको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक को भी ये चीज़ डायग्नोज हो गई है तो सारे खूनी रिश्ते, यानी कि बहन भाई हो गए, वालदैन हो गए और औलाद होगी, उन सबको अपना कोलेस्ट्रॉल पूरा कोलेस्ट्रॉल जैसे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, खाली पेट वो करवा के वो डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये इसीलिए क्योंकि फिर ये हार्ट को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से हम ये भी देख सकते हैं कि अगले 10 साल में इस बंदे को हार्ट का कोई अटैक होगा या कितने % चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ناظرین یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی، امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحت سب کے لیے وہ کنسلٹنٹ جن کو آپ بڑی مشکل سے مل سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور پھر اس سے یہ ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے آپ روکیں تاکہ آپ مشکل میں پڑنے سے پہلے اس کو بچ جائیں۔ السلام علیکم۔ گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.